नाज़रीन आदाब, आज के इस खुसूसी प्रोग्राम में आप सबका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेज़बान सईद तजम्मुल कादरी। नाज़रीन, आज वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे मनाया जा रहा है, सार्फिन के हकूक़ का आलमी दिन। आप इसको विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस भी बोल सकते हो। हर साल 15 मार्च को मनाया जाता है। हर सेक्टर के कंज्यूमर्स का जो है सार्फिन के अपने हकूक़ है, और एक ही प्रोग्राम में इस सब चीज़ को डिस्कस करना मुझे लगता है मुमकिन नहीं है। इसलिए हम आज के इस खुसूसी प्रोग्राम में बैंकिंग सेक्टर के हवाले से बात करेंगे। बैंकिंग सेक्टर में सार्फिन के क्या हुकूक है, कौन कौन से कस्टमर राइट्स हैं, इस सब चीज़ पर, और आरबीआई की तरफ से क्या गाइडलाइंस है, कौन कौन से इंटरवेंशंस किए गए हैं, कौन से इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, क्या कुछ और इस मुबाहिसे में होना चाहिए, इस सब पर बात करने के लिए आज हमारे सामने एक खुसूसी मेहमान है। हमने आज अपने शो में दावत दी है इस मौजू पर बात करने के लिए रमेश चांद जी को, जो कि एक ओम्बड्समैन है जम्मू से। आज इस प्रोग्राम में हम इन्हीं के साथ बात करेंगे। रमेश जी, आपका बहुत बहुत खैर मकदम है। शुक्रिया, शुक्रिया। पूरी दुनिया में आज का ये दिन मनाया जाता है। हर शोबे से वाबस्ता जो लोग हैं वो ये दिन मनाते हैं, और एक खुसूसी दिन है क्योंकि कंज्यूमर राइट्स की जब बात होती है तो आई थिंक दीज आर वन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, आई सपोज। इससे पहले कि आरबीआई की तरफ से कौन कौन से इनिशिएटिव्स है, जो आप जिस ऑर्गेनाइजेशन को आप रिप्रेजेंट करते हो, उनकी तरफ से क्या कुछ किया जाता है कंज्यूमर राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आज के दिन के हवाले से कौन कौन से बड़े बड़े फंक्शंस, बड़े बड़े इवेंट्स जो है आरबीआई की तरफ से मुनक्किद किए जा रहे हैं। जी, जैसे आपने कहा वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट दिन है जी। तो आरबीआई की तरफ से, जो आरबीआई के लोकपाल हैं जी, हमारे पूरे देश में 22 लोकपाल हैं ओम्बुड्समैन जी, मीडिया के विभिन्न माध्यम से जो है कोशिश कर रहे हैं कि हम हमारे देश के जो रिमोटेस्ट विलेजेस हैं जी, वहाँ तक जो है आरबीआई ओम्बुड्समैन स्कीम जो है, इंटीग्रेटेड ओम्बुड्समैन स्कीम जो है, सब लोगों तक जो है इसके फीचर्स को पहुंचाए, ताकि जो है लोगों को जो आरबीआई रेगुलेटेड एंटिटीज के जो कस्टमर्स हैं, कंज्यूमर्स हैं, उनको अपने राइट्स के बारे में पता चले और इस स्कीम का उनको फायदा हो। इसके अलावा आरबीआई की तरफ से जो है बहुत सारे एफर्ट्स किए जा रहे हैं इस तरह के अवेयरनेस क्रिएट करने के दिन के हवाले से। आज के दिन वही है जो मीडिया के विभिन्न माध्यमों से जो है हम जैसे ओम्बुड्समैन स्पीक है जी जी, 22 सेंटर्स में जो है आरबीआई के ओम्बुड्समैन जो है जी, मीडिया से आज वार्तालाप कर रहे हैं, लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही जो है कई तरह के, जैसे आपने देखा होगा आरबीआई कहता है करके एक प्रोग्राम आता है, वो भी अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए, और ये कंटिन्यूअस बेसिस पे चल रहा है। और मीडिया के थ्रू जो है हमारे देश के कई प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज हैं, उनके थ्रू भी लोगों तक इन जो स्कीम्स के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए जो है टीवी में कोशिश कर रहे हैं, और न्यूज़पेपर के थ्रू कर रहे हैं, और मोबाइल में एसएमएस मैसेज भेज के भी अवेयरनेस क्रिएट करने की कोशिश। कंज्यूमर राइट्स की हम बात कर रहे हैं। आरबीआई की जब प्रीमियर ऑर्गेनाइजेशन है, आरबीआई के हवाले से जो है व्हाट आर द मेन इनिशिएटिव्स जो आरबीआई लेता है अपने कंज्यूमर्स के प्रोटेक्शन के हवाले से? कंज्यूमर राइट्स जो है आरबीआई के जो फंक्शंस हैं जी, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शंस में से एक है। तो इसमें देखिए हमारे जो रेगुलेटेड एंटिटीज हैं जी, वैसे तो उनका ड्यूटी है जो उनके जो कस्टमर्स हैं जी, उनके ग्रीवेंस को एड्रेस करना, सबसे पहले उनकी ड्यूटी है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर रेगुलेटेड एंटिटीज जो अपने कस्टमर्स के कंप्लेंट्स, ग्रीवेंस के बारे में सेटिस्फैक्ट्री रेजोल्यूशन प्रोवाइड नहीं कर पाते, उस केस में जो है आरबीआई ने एक अल्टरनेट ग्रीवेंस रिड्रेस मैकेनिज्म जो है वो प्रोवाइड किया हुआ है, जिसको हम इंटीग्रेटेड आज के दिन में उसी पे मैं आऊंगा। जब भी हम बैंकिंग राइट्स की बात करते हैं, कहीं पे भी जब बैंकिंग राइट्स की बात होती है, तो रिजर्व बैंक इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम 2021 की बात आती है। जी जी, हमारा जो ऑडियंस है, जो कॉमन ऑडियंस है, उसको समझाने के लिए आप डिटेल में जरा इस स्कीम पे रोशनी डालिए। ये है क्या एक्चुअली ये स्कीम? जी देखिए, हमारे देश में जो है पहली बार 1995 में बैंकिंग ओम्बुड्समैन जो है पहली बार एस्टेब्लिश किया था बैंकिंग कंज्यूमर्स के लिए जो है। उसके बाद स्लोली जैसे जैसे फाइनेंशियल लैंडस्केप में चेंजेस आया, बदलाव आया, तो वो अमेंडमेंट होता रहा। और 2018 में आरबीआई ने एक नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज है, वो भी आरबीआई रेगुलेटेड एंटिटीज है, उसके लिए भी एक लोकपाल जो है ओम्बुड्समैन स्कीम लाया था।
उसके बाद जो है रिसेंट ईयर्स में आपने देखा होगा, एक्सपीरियंस किया होगा, हमारे बैंकिंग इसमें स्पेस में डिजिटल ट्रांजैक्शन जो है बहुत बढ़ गया जी। तो 2019 में डिजिटल ट्रांजैक्शन के लिए भी एक ओम्बुड्समैन लाया गया था। ओके। लेकिन जब ये 3 लोग ओम्बुड्समैन स्कीम एक साथ चल रहे थे तो उसमें लोगों को कई बार जो है कंफ्यूजन होता था, जुरिस्डिक्शन का इशू रहता था। तो इसलिए जो है 2021 नवंबर 2021 इनफैक्ट 12 नवंबर 2021 को आरबीआई इंटीग्रेटेड ओम्बुड्समैन स्कीम जो है लॉन्च किया था हमारे जो प्रधानमंत्री जी ने जी। तो इस स्कीम का जो है मेन इसकी ब्यूटी ये है कि ये वन नेशन वन ओम्बुड्समैन है। ओके। जिसका मतलब ये है कि इसका कोई जुरिस्डिक्शन न्यूट्रल है ये। ओके। आज के दिन में बॉम्बे में रहने वाला आदमी कंप्लेंट कर सकता है जम्मू के बैंक में अगर उनका सर्विस मिल रहा है तो आज के दिन में कोई ओम्बुड्समैन इनका जुरिस्डिक्शन ये है वो है इस तरह से नहीं बोल सकते आप, इंटीग्रेटेड है। ओके। तो कंज्यूमर्स के लिए ये बहुत इजी हो गया आप इसका जो फैसिलिटी को अवेल करने के लिए। किसी भी कंज्यूमर को कोई प्रॉब्लम है तो वो किसी भी ओम्बुड्समैन को कांटेक्ट कर सकते हैं। हाँ, लेकिन कांटेक्ट के लिए, कंप्लेंट के लिए जैसे मैंने बोला वन नेशन वन ओम्बुड्समैन जी, तो सबके लिए एक ही कंप्लेंट लॉन्च करने के लिए एक पोर्टल है। आरबीआई का जो कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम है सीएमएस पोर्टल, उसके लिए एक ही एड्रेस है। अगर आप परमिट करें तो मैं उसको दोहराना चाहूंगा, हाईलाइट करना हमारे ऑडियंस के लिए। उसका सीएमएस पोर्टल में जिसमें कंप्लेंट लॉन्च करते हैं जी, उसका एड्रेस है ओके https:// cms.rbi.org.in। ओके, ये है पोर्टल का एड्रेस। इसमें कंप्लेंट लॉन्च कर सकते हैं, बहुत इजी है इसमें कंप्लेंट लॉन्च करना। इसके अलावा जो है किसी को अगर टोल फ्री नंबर भी है, इसमें टोल फ्री नंबर भी है, वो नंबर तो पता करने के लिए 14448 टोल फ्री नंबर, इससे भी कांटेक्ट किया जाए। ये कांटेक्ट करने के लिए इसमें जो है आपको कंप्लेंट का स्टेटस वगैरह पता चलता है। कंप्लेंट दर्ज करने के लिए एक और जरिया है, जैसे कंप्लेंट पे ही मैं आता हूँ। अब नेक्स्ट दूसरा, हाँ जी, पहले जो है पोर्टल में है। दूसरा जो है अगर आप फिजिकली लेटर के थ्रू भेजते हैं जी, तो उसके लिए एक एड्रेस है, एक ही एड्रेस है पूरे कंट्री के लिए जी। हमारे चंडीगढ़ में एक सेंट्रलाइज रिसीट एंड प्रोसेसिंग सेंटर जी वो खुला है, तो वहां भेज सकते हैं। उसका एड्रेस है सेंट्रलाइज रिसीट एंड प्रोसेसिंग सेंटर, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, 4th फ्लोर, सेंट्रल विस्टा, चंडीगढ़। ओके। यहाँ पर आप कंप्लेंट को भेज सकते हैं, रिटन कंप्लेंट यहाँ पर भेज सकते हैं। ओके, आगे बढ़ेंगे हम। ईमेल से भी भेज सकते हैं। जी, ईमेल एड्रेस हमने डिस्प्ले किया आपकी स्क्रीन पे, नाजरीन ने मुझे उम्मीद है नोट भी कर लिया होगा। आगे बढ़ के मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, ये जानना चाहेंगे हम कि एक कस्टमर जो है, एक कंज्यूमर जो है, उसको कंप्लेंट करना है जी, ऑन व्हाट ग्राउंड्स, कब वो कंप्लेंट करे, कब उसका जो है, जब उसके इंटरेस्ट हर्ट होते हैं या जब उसको लगता है कि गाइडलाइंस जो है आरबीआई की तरफ से, जो सेट नॉर्म्स है, सेट गाइडलाइंस है, जब उनको वायलेट किया जाता है, किन कंडीशंस पे, ऑन व्हाट ग्राउंड्स वो कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं? उसमें देखिए, आज के दिन में जो रिजर्व बैंक इंटीग्रेटेड ओम्बुड्समैन स्कीम है, इसमें जो कंप्लेंट लॉन्च करने का जो ग्राउंड है जी, बहुत वो है सिंपल, और मैं बोल सकता हूँ उसको बहुत व्यापक है। ओके, ब्रॉड है। डेफिशिएंसी इन कस्टमर सर्विस, बैंकिंग सर्विस या कस्टमर सर्विस बोल सकता हूं मैं। उसमें डेफिशिएंसी है किसी भी तरह से, उसमें कंज्यूमर को या फाइनेंशियल लॉस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन डेफिशिएंसी इन कस्टमर सर्विस, उसके आधार पे आप कंप्लेंट के आधार पर भी कंप्लेंट किया लॉन्च कर सकते हैं। लेकिन कंप्लेंट लॉन्च करने के लिए जो ये है क्या सिस्टम है, जो मैकेनिज्म है, उसमें ये है कि मैंने पहले भी कहा कि नॉर्मल मैन जो है रेगुलेटेड एंटिटीज का ड्यूटी है। रेगुलर एंटिटीज जो है, एंटिटीज जो रेगुलर एंटिटीज है। अब ऑब्वियसली सारी एंटिटीज तो आरबीआई के एम्बिट के अंडर नहीं आती है। कौन कौन से ऐसे रेगुलर एंटिटीज है जो आरबीआई के ये जो इंटीग्रेटेड ओम्बुड्समैन स्कीम है इसके एम्बिट में आते हैं? उसमें देखिए, सबसे पहले तो शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स है। ओके। उसके बाद जो है ये शेड्यूल अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स है। ठीक। और इवन नॉन शेड्यूल अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स भी है जिनका डिपॉजिट साइज 50 करोड़ से ज्यादा है, वो भी इसके अंडर आते हैं जी। इसके अलावा जो डिपॉजिट टेकिंग नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज, ओके, वो भी है जी। साथ ही नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज जो डिपॉजिट नहीं लेते हैं लेकिन इनका एसेट साइज
100 करोड़ से ज्यादा है लास्ट ईयर के बैलेंस शीट के हिसाब से। तो वो भी इसके दायरे में आता है। इसके अलावा आपने सुना होगा ये ये होते हैं, क्या बोलते हैं, प्रीपेड पीपीआई, प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स, जो सिस्टम पार्टिसिपेंट्स हैं वो भी इसके दायरे में आते हैं। इसके अलावा जो है ये सीआईसीज, वो भी इसके एम्बिट में आते हैं। ओके, अच्छा, कुछ एंटिटीज ऐसी हैं जो जिनके खिलाफ अगर आपने कंप्लेंट कर दी, एक कंज्यूमर ने कंप्लेंट कर दी एंड इट वाज फाउंड कि ये जेन्युइन कंप्लेंट है और ऑम्बड्समैन का जो जजमेंट है वो भी उनके खिलाफ आया, लेकिन एंटिटी जो है दैट्स नॉट अंडर द एम्बिट ऑफ आरबीआई, तो ऐसे में जो कंप्लेंट किया गया उसका क्या होता है फिर? उसमें देखिए, आपने सही जो क्वेश्चन किया, कई एंटिटीज हैं जो आरबीआई रेगुलेटेड हैं, लेकिन ये आरबीआई रिजर्व बैंक इंटीग्रेटेड ओम्बुड्समैन स्कीम के दायरे में नहीं आते हैं। उसके लिए आरबीआई के जितने भी ऑफिसेज हैं, सभी ऑफिसेज में ये कंज्यूमर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन सेल, एक सेल बनाया गया है। तो वो सेल उस तरह के कंप्लेंट्स को देखता है। जनरली जब ये कंप्लेंट्स हमारे सेंट्रलाइज रिसीट एंड प्रोसेसिंग सेंटर में पहुंचता है, तो वहां से उस जिस रिस्पेक्टिव सेल को जो है इसको अलॉट कर देते हैं, वो देखता है। ओके, एक कॉमन चीज जो रमेश जी, जो कॉमन प्रोसीजर है, एक हमारी ऑडियंस के लिए आप इसको बताइए डिटेल में, जो कॉमन प्रोसीजर है कोई भी कंप्लेंट फाइल करने का, व्हाट आर द मिनिमम रिक्वायरमेंट्स फॉर फाइलिंग ए कंप्लेंट? इसमें देखिए, मैंने पहले ही कहा, प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है कंप्लेंट रिड्रेसल का जो है रेगुलेटेड एंटिटी का काम है, कस्टमर उनके हैं। लेकिन जब वहां से सेटिस्फाइड नहीं होते, उसमें हमारे स्कीम में ये कंडीशन है कि आप सबसे पहले रेगुलेटेड एंटिटी को अप्रोच करेंगे। वहां से अगर आपको रिप्लाई जो है 30 डेज के अंदर नहीं मिलता या रिप्लाई, एक कॉमन कंज्यूमर को कंप्लेंट फाइल करना कैसे करे वो? उसके लिए सरल भाषा में आप समझे। उसके लिए ये सरल भाषा, देखिए मैंने सीएमएस पोर्टल का एड्रेस बताया, एक तो वहां पे लॉन्च कर सकते हैं, ऑनलाइन जाएगा। हाँ, दूसरा अगर आपके पास वो सुविधा नहीं है तो आप ईमेल या लेटर लिख के वो उसमें भी कर सकते हैं कंप्लेंट। हाँ, लेकिन कंप्लेंट जब दर्ज करते हैं आप, उसमें हमारा ये है कि कंप्लेंट को प्रोसेस करने के लिए कुछ मिनिमम इंफॉर्मेशन जरूरी है उसमें। जैसे कि आपका नाम, पता या मेल फीमेल, उसके अलावा कौन से एंटिटी के अगेंस्ट आप कंप्लेंट कर रहे हो, तो एंटिटी का नाम और एंटिटी का ब्रांच का नाम, साथ ही आपका अकाउंट नंबर, और उसके अलावा आपका ग्रीवेंस का जो वो है, मेन ग्रीवेंस क्या है वो भी लिखा होना चाहिए उसमें। और साथ में जो एक इम्पोर्टेंट चीज है, आप ईमेल या अपना मोबाइल नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर देते हैं तो इजी हो जाता है। कई बार क्या होता है, जैसे आपको हमें प्रोसेसिंग के समय जो है क्लेरिफिकेशन की जरूरत होती है, मोबाइल नंबर या ईमेल हो तो बहुत इजी हो जाता है, क्लेरिफिकेशन लेना इजी होता है और उससे एक्सपेडाइट हो जाता है रिजोल्यूशन जो है। हाँ रमेश जी, आजकल बहुत सारे जो डिपार्टमेंट्स है, सेक्टर्स है, वहाँ पे ये फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है कि आप अपना जो कंप्लेंट आपने किया है आप उसको ट्रैक कर सकते हैं, उसका स्टेटस आप पता कर सकते हो टाइम टू टाइम। क्या इसमें ऐसा कुछ है? बिल्कुल है, आपने ठीक कहा। ये जैसे ही मैंने कहा, आप पोर्टल में कंप्लेंट लॉन्च करते हो, जैसे आप कंप्लेंट लॉन्च करेंगे, इमीडिएटली आपको एक एक्नॉलेजमेंट मिलता है और साथ ही एक यूनिक नंबर मिलता है। उस नंबर के थ्रू आप पोर्टल से ट्रैक कर सकते हैं। तो अगर पोर्टल से ट्रैक नहीं करना चाहें तो आरबीआई ने कॉन्टैक्ट सेंटर एस्टेब्लिश किया हुआ है। तो उन कॉन्टैक्ट सेंटर में भी आप फोन करके जो है जो आपका कंप्लेंट नंबर है उसका रेफरेंस देख के उसको ट्रैक कर सकते हैं। साथ ही आपने शुरू में कहा है टोल फ्री नंबर है 14448, इस नंबर पे भी कॉल करके आप पता कर सकते हैं, स्टेटस पता कर सकते हैं। ओके, कंज्यूमर राइट्स की बात कर रहे हैं, रमेश जी हमारे साथ है। जो रिप्रेजेंटेशंस है, कभी कभी क्या होता है कि कोई खुद कंप्लेंट नहीं कर सकता है, क्या वो किसी रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू अपना कंप्लेंट जो है फाइल कर सकता है? जी, बिल्कुल, ये इसमें प्रोविजन है हमारे स्कीम में, रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू कर सकते हैं। उनका वहां पर नाम पता सब होना चाहिए, रिप्रेजेंटेटिव कौन है, आप किसके थ्रू कर रहे हैं, किस तरह के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं इसमें? इसमें मैं वही उसी में आ रहा था। एडवोकेट के थ्रू जो है ये अलाउड नहीं है। अगर आप एडवोकेट के थ्रू कंप्लेंट लॉन्च करते हैं तो उसको हम नॉन मेंटेनेबल बना देते हैं। स्कीम में प्रोविजन नहीं है इसका। जी,
फिर कैसे, किस तरह के रिप्रेजेंटेटिव फिर अदर देन एडवोकेट आप कोई भी रिप्रेजेंटेटिव हो? जब एक कंज्यूमर फाइल करता है कोई भी कंप्लेंट किसी भी बैंकिंग सर्विस को लेकर, क्या इसमें फीस कोई चार्जेस लगते हैं? नहीं, ये बिल्कुल निःशुल्क है, फ्री ऑफ कॉस्ट है जी। यही तो इस स्कीम की ब्यूटी है। आप दूसरे किसी भी फोरम में जाएंगे तो कॉस्ट इन्वॉल्व होता है, यहाँ पर ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई किसी तरह का फीस नहीं है और कंप्लेंट लॉन्च करना बहुत इजी है। इवन आप किसी रिप्रेजेंटेटिव को भी कोई किसी तरह का फीस देने की जरूरत नहीं है। आप सिंपली इंटीग्रेटेड स्कीम है, तो चाहे जम्मू कश्मीर में किसी को कंप्लेंट करना हो तो वो मुंबई से भी करा सकता है, कर्नाटक से भी करा सकता है। बिल्कुल। ओके, कोई मॉनेटरी रेस्ट्रिक्शन है इसमें? जैसे ओम्बड्समैन जो है वो आपका कंपनसेशन करता है, फाइनल डिसाइड करता है, क्या इसकी कोई मॉनेटरी लिमिट है ओम्बड्समैन तक? हाँ, उसमें ऐसा है, देखिए कंप्लेंट में जो आपका ग्रीवेंस है जी, उसमें जो अमाउंट इन्वॉल्व है, किसी भी आपके ट्रांजैक्शन में अमाउंट इन्वॉल्व है, उसका कोई लिमिट नहीं है मॉनेटरी। लेकिन अगर कंसिक्वेंशियल लॉस है, उसमें ओम्बड्समैन जैसे कंपेंसेशन प्रोवाइड करने के लिए, उसके लिए जो है मॉनेटरी सीलिंग फिक्स किया हुआ है, 20 लाख तक जो है कंसिक्वेंशियल लॉस के लिए है। इसके साथ ही जैसे कभी लॉस ऑफ टाइम या किसी को हरासमेंट हो जाता है, बार बार आप बैंक को अप्रोच करते हैं जी, लेकिन वहां से रिस्पांस नहीं मिल रहा जी, तो आप हरास हो जाते हैं, उसके लिए भी 1 लाख तक का कंपेंसेशन का जो मेंटल एग्नी होता है बिल्कुल कंज्यूमर एग्जैक्ट या हैरेसमेंट होता है इस पीरियड में, यस, इसके लिए वो क्लेम कर सकता है कि मुझे इसका कंपेंसेशन चाहिए? बिल्कुल क्लेम कर सकता है ओम्बड्समैन के पास। जी जी जी। और ओम्बड्समैन भी मतलब इज ही सपोज्ड टू, मतलब इज ही ऑथराइज्ड टू एड्रेस दिस ग्रीवेंस? स्कीम प्रोवाइड्स फॉर दिस। Up to 1 lakh monetary ceiling is there. Within 1 lakh, ombudsman can always this award compensation. Okay. रमेश जी, आमतौर पे आपको किस तरह के ग्रीवेंसेस रिसीव होते हैं? इसमें देखिए, हमने शुरू में चर्चा की, जैसे आज रिसेंट ईयर्स में डिजिटल ट्रांजैक्शंस का वॉल्यूम बहुत बढ़ गया जी, तो नेचुरली उसी के हिसाब से जो है हमारे पास मोबाइल बैंकिंग से ज्यादा जो एटीएम, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, सबसे ज्यादा शेयर जो है कंप्लेंट इसका है। उसके बाद जो है मोबाइल बैंकिंग और इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग जी, इसका शेयर ज्यादा है। इस तरह की ज्यादा कंप्लेंट आते हैं। लोन्स एडवांसेस का भी है, लेकिन डिजिटल ट्रांजैक्शन से ज्यादा, सबसे ज्यादा है। ओके। एज एन एक्सपर्ट, हमारे जो कॉमन ऑडियंस है, ये जो डिजिटल फ्रॉड्स है आजकल ज्यादा राइजिंग पे हैं, तो इसमें क्या करना चाहिए? एक आम कंज्यूमर कैसे इसको अवॉइड करे? इसमें देखिए, बैंकिंग में सबसे पहले तो ये बोलूंगा कि बैंकिंग सिस्टम में जो ये डिजिटल बैंकिंग सर्विस जो प्रोवाइड करते हैं, ये बहुत रोबस्ट है, बहुत सेफ है जी। हम कंप्लेंट्स का जब एनालिसिस करते हैं, स्पेशली जो ये फ्रॉड से रिलेटेड, अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शन से, उसमें हम देखते हैं ज्यादातर अवेयरनेस की कमी के कारण या बहुत बार जो है पर्सनल ग्रीड की वजह से भी हम जो है, जैसे दूसरा कोई लालच दे देता है, हम उसमें फंस जाते हैं जी। तो मेरा ये मैसेज रहेगा सभी के लिए कि जब भी आप इंटरनेट बैंकिंग कर रहे हैं, एटीएम में कहीं भी, तो मिनिमम प्रिकॉशंस जो है बहुत जरूरी है। वही मिनिमम प्रिकॉशंस क्या है? जैसे आपके अकाउंट के जो क्रेडेंशियल्स है जी, वो कॉन्फिडेंशियल होते हैं, सीक्रेट होते हैं जी, उसको बिल्कुल शेयर ना करें। अब अकाउंट के क्रेडेंशियल्स में क्या होता है, जैसे इंटरनेट बैंकिंग है, आपका पासवर्ड हो गया, कस्टमर आईडी हो गया, या शेयर ना करें। उसके अलावा जो जैसे आप यूपीआई से ट्रांजैक्शन करते हैं, यूपीआई पिन है, एटीएम से ट्रांजैक्शन, एटीएम पिन है जी, और ये एटीएम कार्ड का जो नंबर वगैरह जो उसमें डिटेल दिया होता है, वो सब बिल्कुल ही शेयर ना करें। हमारे पास कई तरह के इंस्टांसेस आते हैं, जब देखते हैं कि किसी को फोन आता है कि ये बोल के कि आपका अकाउंट जो है वो केवाईसी आते हैं, इस तरह से फोन आते हैं, केवाईसी अपडेट करना पड़ेगा आपको, तुरंत जो है वो 10 रुपीज या कुछ वो करो, या कुछ डिटेल प्रोवाइड करो, हम इसको प्रोवाइड वो करें। तो कई बार लोग जो है बिना वेरीफाई किए डिटेल शेयर कर देते जी, उससे नुकसान हो जाता है। तो नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जब भी कोई कॉल आए किसी भी तरह से और ये क्लेम करे कि ये बैंक से कॉल है, तो एक कस्टमर को उसको एंटरटेन नहीं करना, बिल्कुल आपका यही कहना है, इग्नोर करना चाहिए। और जब भी आपको जरूरत हो तो बैंक का जो ऑफिशियल वेबसाइट है या ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएं। और कई इंस्टांसेस हमने ये देखा है कि लोग जो है कस्टमर केयर का नंबर गूगल में ढूंढते हैं जी। हम आज के दिन में हम हर चीज का आंसर गूगल में ढूंढते हैं जी जी, बिल्कुल। तो वहां बिल्कुल ना ढूंढे,
कई इंस्टांसेस देखे हमने, जो गूगल में आप ढूंढते हैं कस्टमर केयर का नंबर, लेकिन जब कांटेक्ट करते हैं तो वहाँ कोई और होता है जी। वो धीरे धीरे आपको कॉन्फिडेंस में लेके आपसे फिर एक्सट्रैक्ट करता है। ज़िम्नन मुझे इस बात पे एक सवाल, एक बात याद आ गई, तो ये इस तरह की चीज़ें होती हैं क्योंकि बहुत सारे कस्टमर्स जो होते हैं, कंज्यूमर्स जो होते हैं, इतने पढ़े लिखे नहीं होते हैं, और कॉल आता है तो वो उसको एक्नॉलेज करते हैं, उसको अपनी डिटेल्स प्रोवाइड करते हैं, उनके साथ प्रॉब्लम्स होती हैं। फिर कई लोगों का ये मानना है कि जब हम बैंक गए और हमने बैंक में पूछने की कोशिश की कि जनाब हमारे साथ ऐसे ऐसे हो गया, तो बैंक वाले वहां भड़क जाते हैं उन पे। ये जो बिहेवियरल एक प्रोविजन है बैंक के जो कर्मचारी हैं उनका, क्या आरबीआई की कोई गाइडलाइंस है कि किस तरह से एक कंज्यूमर को जो आपके बैंक में आता है उसको रिसीव किया जाए, उसके साथ किस तरह से बात की जाए? आई मीन कोई ओरिएंटेशन ईयरली या 6 मंथली कोई ऐसा होता है आरबीआई की तरफ से? नहीं, बैंक आमतौर पे हमारे यहाँ, अगर आप हमारे यहाँ की कॉन्टेक्स्ट की बात करें, कि आमतौर पे लोग शिकायत करते हैं कि जनाब हम बैंक में गए, हम अपना ही पैसा लेने गए, लेकिन वहां पे जो उनका बिहेवियर था वो दैट वाज नॉट अप टू द मार्क। नहीं, इस तरह का अगर आरबीआई की इस तरह का अगर इंसिडेंट होता है तो बहुत अनफॉर्चुनेट है। बैंकिंग सर्विस, बैंकिंग जो है ऑलरेडी वैसे ही सर्विस ओरिएंटेड है जी। तो कस्टमर्स का कॉन्फिडेंस आप नहीं जीतोगे तो बैंकिंग नहीं चला पाओगे जी। तो कस्टमर्स के साथ जो है आप इस तरह से बिहेव नहीं कर सकते हैं। और जहां तक ओरिएंटेशन की बात आपने कही, हर बैंक का अपना अपना प्रोविजन है कि हर स्टाफ को आरबीआई की है इनको कोई गाइडलाइंस की ऐसे टाइम के बाद आपका होना चाहिए कैपेसिटी बिल्डिंग तरह जिस तरह से डिपार्टमेंट्स में? आरबीआई ने उस तरह से फिक्स करके नहीं रखा है। तो हर बैंक का अपना बोर्ड अप्रूव्ड पॉलिसी होता है और ये ट्रेनिंग वगैरह के लिए हर बैंक का अपना अपना पॉलिसी होता है। ओके। तो इस तरह के भी इशू कई बार आते हैं, लेकिन होना नहीं चाहिए। ओके। ओके। जैसे ये एक दो चीज और मैं बोलना चाहूंगा जो अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शन होते हैं, जैसे एटीएम से रिलेटेड कई ट्रांजैक्शन में भी हमने ये देखा कंप्लेंट्स में, कई बार जो है आपका एटीएम में कार्ड फंस जाता है जी। लोग जो है थोड़ा सा घबरा जाते हैं, घबरा के कई बार जो है कुछ हेल्प नहीं होता तो छोड़ के चले जाते हैं जी। तो उस तरह से नहीं करना चाहिए। मैं ये बोलूंगा कि जब भी कार्ड अगर वहां पर फंस गया जी, तो वहां पर हेल्पलाइन होता है, कस्टमर केयर नंबर होता है, उसमें फोन करके पहले आप ब्लॉक करें कार्ड को, उसके बाद ही वहां से जाएं। ओके। तो नहीं तो कई बार जो है एंटी सोशल एलिमेंट्स जो है वो वेट कर रहे होते हैं इस तरह के मौके का। हाँ, साथ ही जैसे एटीएम कार्ड से मुझे ये भी याद आया कि पिन जो है लोग अपने कार्ड का जो वो एनवलप है जी, उसके ऊपर लिख के रखते हैं, वो बिल्कुल ना रखें लिख के, नहीं तो जो है इस तरह के इंसिडेंट हो जाते हैं। ओके रमेश जी, हम वापस अपनी स्कीम पे आते हैं। ऑम्बड्समैन ने डिसीजन दे दिया, एक कंप्लेंट उनके पास आई, उन्होंने उसको एड्रेस किया, अपने हिसाब से उन्होंने उसको डिसाइड कर लिया, लेकिन जो कंप्लेनेंट है ही इज नॉट सेटिस्फाइड विद द डिसीजन ऑफ द ऑम्बड्समैन। इज देयर एनी, आई मीन कोई दूसरा ऑप्शन है, कोई रिकोर्स है उसके पास अवेलेबल जिसको वो अप्रोच कर सकते हैं? जी जी बिल्कुल है। जब भी हमारे पास कंप्लेंट्स आते हैं, लोगों का ग्रीवेंस आता है, तो उसको हम दो पार्ट्स में वो करते हैं डिस्पोजल जी। एक होता है अपीलेबल क्लॉज जी, दूसरा जो है नॉन अपीलेबल। जो अपीलेबल क्लॉज है उसमें अगर कस्टमर सेटिस्फाइड नहीं है ओम्बुड्समैन के डिसीजन से जी, तो जिस दिन आपको क्लोजर लेटर मिलता है ओम्बुड्समैन ऑफिस की तरफ से, तो उसके 1 महीने के अंदर जो है अपील करने का प्रोविजन है। और अपील करने के लिए जो है आरबीआई में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है आरबीआई के, बॉम्बे में रहते हैं जी, तो उनके सामने जो है उसको अपील करना, डायरेक्टर आरबीआई, उनको अप्रोच करना है उनका। लेकिन जब भी हम ये क्लोजर लेटर देते हैं उसमें लिखा होता है बाकायदा, एक लाइन पूरा होगा उसमें, अगर आप हमारे निर्णय से डिसीजन से संतुष्ट नहीं है तो आप अपील कर सकते हैं। ओके। कई बार ऐसा भी होता है जो एंटिटी होती है जिसके अगेंस्ट आप डिसाइड करते हो या आप अपने हिसाब से डिसीजन देते हो, वो कॉम्प्लाई नहीं करता है, ऐसे में फिर आरबीआई की क्या गाइडलाइंस है? देखिए जनरली जो है मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में वो कंप्लाई कर लेते हैं, फिर भी अगर कंप्लाई नहीं करता है तो स्कीम में अवार्ड इशू करने का प्रोविजन है। ओके। तो उस केस में अवार्ड एक बार इशू हो गया तो वो उनके लिए कंपलसरी होता है, प्रोवाइडेड कि वो भी 1 महीने के अंदर अवार्ड इशू होने के 1 महीने के अंदर अपील ना करे, उनको भी अपील का प्रोविजन है उनके पास। स्कीम बहुत ट्रांसपेरेंट है, दोनों तरफ से सुनना है, तो रेगुलेटेड एंटिटी के पास भी अपील का प्रोविजन रहता है। ओके। किस लैंग्वेज में ये कंप्लेंट जो है फाइल कर सकता है एक कंप्लेनेंट? इसमें
प्रेजेंटली जो है हमारा जो कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम पोर्टल है, उसमें इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज के लिए प्रोविजन है इसमें कंप्लेंट लॉन्च करने के लिए। लेकिन किसी भी रीजनल लैंग्वेज में आप कंप्लेंट का जो मैटर है उसको टाइप करके, जो पोर्टल में कंप्लेंट का जो मैटर टाइप करने का जो फील्ड है उसमें कॉपी पेस्ट करके उसमें आप दे सकते हैं किसी भी लैंग्वेज में। तो बहुत इजी है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। एक सेंट्रलाइज्ड रिसीट एंड प्रोसेसिंग सेंटर है एक, इस पर भी बहुत बात होती है जब बैंकिंग राइट्स की बात होती है। क्या है ये, जरा डिटेल में आप बताइए। ये जैसे ऑल इंडिया में, पूरे इंडिया के लिए जो है, कंट्री के लिए एक ही ये सेंटर बनाया हुआ है, हमारे चंडीगढ़ में है। इसका एड्रेस मैंने स्टार्टिंग में बताया। यहाँ पर जो है मेनली ईमेल और फिजिकली जो कंप्लेंट्स है उन कंप्लेंट्स का प्रोसेसिंग होता है। इनिशियल लेवल पे स्क्रूटनी होता है। स्क्रूटनी करने के बाद जो मेंटेनेबल है वो कंप्लेंट्स जो है डिफरेंट ओम्बुड्समैन को भेज दिया जाता है फर्दर एक्शन। मुझे ये बोला जा रहा है कि हमारे पास सिर्फ 1 मिनट है। आज के दिन के हवाले से आप हमारे ऑडियंस के लिए आप अपना मैसेज बता दीजिए रमेश जी। जी, ये आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा जो रिजर्व बैंक एकीकृत लोकपाल योजना, इंटीग्रेटेड ओम्बुड्समैन स्कीम जो है, ये स्कीम जो है 2021 से लॉन्च हुआ है। तो इसमें जो रेगुलेटेड एंटिटीज के अगेंस्ट में जो ग्रीवेंस है उसको रिजोल्व करने के लिए जो है आम जनता के लिए बहुत ही इजी वो है एक स्कीम। मैं सभी जनता से ये अपील करूंगा कि इसका लाभ उठाएं। इसका एड्रेस हमने ऑलरेडी बीच में बताया। इसके अलावा आज के दिन में बैंकिंग प्रेजेंस जो है हर जगह, हर गांव है, गांव में है बैंक ब्रांच। हर बैंक ब्रांच में आरबीआई ओम्बुड्समैन का नेम, एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर होता है। इसके अलावा अगर दिक्कत होती तो आप वहां से भी ये इंफॉर्मेशन लेके। तो रमेश जी, आप हमारे शो में आए, आपने इतनी सारी जानकारी दी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, मुझे पूरी उम्मीद है कि आज के इस प्रोग्राम से आपको बहुत फ़ायदा हुआ होगा, क्योंकि आरबीआई की तरफ से जो भी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती है अल्टीमेटली वो एक आम आदमी के हित के लिए होती है, उसके इंटरेस्ट को सेफगार्ड करने के लिए होती है। इस वक्त आपसे हम इजाज़त चाहेंगे। खुदा हाफिज़।